ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे हम न्यू एपिसोड लेके आ चुके हैं। तो पहले ये वीडियो शुरू कर लेते हैं और एंड में बात कर लेंगे जो भी होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि ये लोग फिर से टाइम ट्रेवल करने का प्रिपरेशन शुरू करते हैं और सुजो यहाँ पे यही बताती है कि इनके पास बस इतना ही फ्यूल बचा है कि ये एक बार पास्ट में जाके प्रेजेंट में वापस आ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो ओकाबे कहता है कि इसके हिसाब से तो फिर तुम वापस नहीं जा पाओगे अपने टाइम पे फ्यूचर में। तो सुजो कहती है कि देखो, अगर ये मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि मेरे को कभी यहाँ पे आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और इन द फर्स्ट प्लेस में आप यहाँ पे कभी आऊंगी ही नहीं और फ्यूचर में ही रहूंगी। लेकिन अगर हम फेल हो जाते हैं तो फिर मेरे को जिंदगी भर यहीं रहना पड़ेगा। यहाँ पे वो थोड़ा उदास हो जाती है। तो ओकाबे यही कहते हैं कि चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि तुम मेरे अंडर काम करोगी, लैब मेंबर 008 बनोगी। एक कमाल के साइंटिस्ट के साथ काम करना काफी कमाल का होगा, है कि नहीं। तो चलो फिर अब हम शुरू करते हैं अपना ऑपरेशन स्कर्ड और इस पूरी दुनिया को हिला डालेंगे हम। तभी उसको याद आता है कि एक ऐसी चीज है जिसका वो इस्तेमाल कर सकता है और वो जल्दी से लैब में भाग के जाता है उस चीज को ढूंढने के लिए, जो कि और कुछ नहीं बल्कि एक ग्लो स्टिक लाइट सेबर होती है। इसके अंदर एक रेड कलर का फ्लूइड होता है और उसको ये आइडिया आता है कि वो कुरिसु के ब्लड के बजाय इसका फ्लूइड यूज करेगा, जिससे कि पास्ट वाले ओकाबे को ऐसा लगे कि कुरिसु की डेथ हो गई है, लेकिन जबकि असलियत कुरिसु बेहोश होगी और आसपास ये फ्लूइड गिरा हुआ होगा, जिससे कि इनका प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा। जैसा कि फ्यूचर ओकाबे ने ओकाबे को बताया था कि हमें पास्ट ओकाबे को ऐसा रियलाइज कराना है कि कुरिसु की डेथ हो चुकी है, तो इससे काम बन जाएगा। तो यहाँ पे ये सब के सब बोलते हैं, यार इतना आसान तो नहीं हो सकता ये प्लान। मतलब तुमने फ्यूचर ओकाबे की बात सुनी थी ना, उसके हिसाब से तो ये प्लान काफी बड़ा होना चाहिए और काफी मुश्किल भी। तो ओकाबे कहता है, अरे यार तुम्हें नहीं पता डारू, ये सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग ऐसी ही बात करते हैं। चिंता मत करो, मैं समझ गया हूँ उसकी चाल। ये सुन के भाई सबके सब डर जाते हैं कि यार अगर इस बार ये प्लान फेल हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। और ओकाबे यहाँ पे इतने हल्के में ले रहे हैं सारी चीजें। मायरी इधर ओकाबे से पूछती है कि हे ओकाबे, कुरिसु इसी चेयर पे यहाँ पे काफी बैठा करती थी ना और हमसे बात किया करती थी, तुमसे काफी लड़ा करती थी, क्यों, है ना। तो ओकाबे कहता है कि हाँ। सुजो को यहाँ पे ऐसा लगता है कि मायोरी के पास भी रीडिंग स्टैंडर की एबिलिटी है, लेकिन ओकाबे कहता है कि नहीं, जरूरी नहीं है, क्योंकि अभी तक मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि अगर सही कंडीशंस हो और मेंटली बाउंड्रीज को पुश किया जाए तो हर किसी इंसान के अंदर रीडिंग स्टैंडर है और उन्हें अपने दूसरे वर्ल्ड लाइन की यादें याद आ सकती है। और अगर मायोरी को कुरिसु याद है तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। ऐसा हो सकता है कि उसको कुरिसु की कुछ बातें याद हो। तो मायोरी इधर ओकाबे से पूछती है कि क्या तुम कुरिसु को पसंद करते थे क्या। तो ओकाबे कहता है कि हाँ, वो मेरी लैब मेंबर थी और जैसे सांस लेना जरूरी होता है वैसे ही कुरिसु भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट थी। इसे सुनकर दारू तो कंफ्यूज हो जाता है और वो ये कहता है कि यार वो इतनी बड़ी साइंटिस्ट है, वो हमारी जैसी हमारी घटिया लैब में क्यों आएगी। लेकिन मायरी इधर इंप्रेस हो जाती है काफी ज्यादा और वो यही कहती है कि इस हिसाब से तो फिर तुम्हें उसे बचाना ही चाहिए। शाम को ये लोग फिर से टाइम मशीन के पास आते हैं और सुजो और ओकाबे फिर से टाइम मशीन के अंदर जाते हैं। दारू इधर सुजो से कहता है कि हे, अगर तुम्हारी बात सच है कि तुम मेरी बेटी हो तो तुम्हारी मॉम के बारे में बताओगी, वो कैसी दिखती है, क्या वो हॉट है। तो सुजो कहती है कि ये तो मैं सरप्राइज ही रहने दूंगी, इसके बारे में मैं आपको कुछ नहीं बताने वाली, सॉरी डैड। तो ये लोग यहाँ पे टाइम ट्रेवल करना शुरू करते हैं और फिर से पास्ट में आ जाते हैं। ओकाबे इधर सुजो से कहता है कि ये ग्लो स्टिक वहीं पे छोड़ देना जहाँ पे मैंने तुम्हें बताया था, और वो इसके बाद 7th फ्लोर पे चला जाता है जहाँ पे वो उस टॉय मशीन के पास आ जाता है, जिससे कि उसके पास पहले से ही वो मेटल ऊपा आ जाए। अब जैसे कि आपको पता होगा कि मेटल ऊपा टाइम मशीन के पेपर्स के साथ था, जिस वजह से मेटल डिटेक्टर की वजह से वो पेपर्स प्लेन में नहीं गए थे और प्लेन उसके बाद क्रैश हो गया था। अगर यहाँ पे पहले से ओकाबे वो मेटल ऊपा ले लेगा तो नाकाबाची के वो पेपर प्लेन में चले जाएंगे और वो प्लेन क्रैश हो जाएगा, जिस वजह से वो पेपर्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। यहाँ पे उसको मेटल ऊपा मिल चुका होता है, जिसके बाद में जाके मायोरी को इधर एक ग्रीन कलर का ऊपा मिलता है जो कि एक नॉर्मल ऊपा होता है। जिसके बाद यहाँ पे वो 4th फ्लोर पे जाता है और बिल्कुल पहले की तरह एक्ट करने की कोशिश करता है, जिससे कि कुरिसु की मेमोरीज चेंज ना हो। यहाँ पे वो जब कुरिसु से टकराता है तो वो उससे यही कहता है कि वो उसको यहाँ पे बचाने के लिए आया है, लेकिन यहाँ पे उसको भी काफी अजीब लगने लग जाती है ये बात। वो बाद में नोटिस करता है, छुप के देखता है कि कुरिसु को यहाँ पे वो ग्रीन ऊपा मिला था, यानी कि पहले कुरिसु को मेटल ऊपा जब मिला था तो उसने ही वो मेटल ऊपा उन पेपर्स के साथ रखा था। अगर कोई सोच रहा होगा कि वो मेटल ऊपा पेपर्स के साथ कैसे आया, तो ठीक है ना। जिसके बाद आगे चलकर नाकाबाची ने वो पेपर्स कुरिसु से छीन लिए थे, जैसे कि आपको याद ही होगा। इसके बाद ओकाबे उसी क्लोजेट में जाता है जहाँ पे कुरिसु की डेथ होने वाली होती है। उसके हाथ में यहाँ पे टेजर होता है, जिससे कि वो कुरिसु को बेहोश कर पाए। वो समझ जाते हैं कि नाकाबाची को यहाँ से भगाना आसान है, लेकिन जिससे कि वो पास्ट ओकाबे को बेवकूफ बना सके। यहाँ पे वो लाइट सेबर को रेडी करने के लिए जब तैयार होता है तो वो काफी ज्यादा डर जाता है ये देख के कि इसके अंदर का फ्लूइड पहले से ही सूख चुका है, क्योंकि उसने काफी समय से लाइट सेबर का इस्तेमाल नहीं किया था। तभी यहाँ पे नाकाबाची आ जाता है और वो काफी टेंशन लेने लग जाता है। वो सोचता है कि अब वो करे क्या। तभी वो अपने हाथ को देखता है, वो यही सोचता है कि उसके पास और कोई चारा नहीं है बजाय अपने असली खून का इस्तेमाल करने के। तभी यहाँ पे नाकाबाची कुरिसु को धक्का देके नीचे गिरा देता है और ओकाबे जल्दी से यहाँ पे साइड में आके खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि डॉक्टर, मैं हूँ होइन कियोमा। नाकाबाची यहाँ पे ओकाबे को पहचान जाता है और वो समझ जाता है कि यहाँ पे वो उसकी मीटिंग खराब करने के लिए आया है, उसका और कोई पर्पस नहीं है। और वो इधर अपनी जेब में से चाकू निकाल लेता है। यहाँ
यहाँ पे ओकाबे अपनी स्पीच देता रहता है और नाकाबाजी को छेड़ने लग जाता है और बताता है कि वो कितना बड़ा डरपोक है कि वो अपनी बेटी के ऊपर हाथ उठा रहा है फलाना ठिकाना, जिससे कि नाकाबाजी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जल्दी से आके इधर ओकाबे के पेट में चाकू मार देता है, जिससे कि यहाँ पे उसके पेट में से खून में निकलने लग जाता है। ओकाबे इधर नाकाबाची को धक्का मार के जमीन पे गिरा देता है और अपने पेट में से चाकू को बाहर निकालता है और उसके बाद वो नाकाबाची को चाकू से धमकाने लग जाता है, उसको डराने लग जाता है, जिसके बाद यहाँ पे नाकाबाची पेपर्स उठा के जल्दी से भाग जाता है। कुरिसु इधर काफी टेंशन में आ जाती है और वो एम्बुलेंस को बुलाने के बारे में सोचती है, वो कॉल कर देती है, लेकिन यहाँ पे ओकाबे अपना टेजर बाहर निकालता है और वो यही कहता है कि जैसा कि मैंने तुमसे कहा था, मैं तुम्हें यहाँ पे बचाने के लिए आया हूँ। यहाँ पे वो कुरिसु को बेहोश कर देता है और उसके बाद उसको उसी पोजीशन में रख के वो यहाँ पे बैठता है और अपने पेट में हाथ घुसेड़ने से पहले वो सारी की सारी चीजें याद करता है जो कि उसने पिछले 3 हफ्ते में की है, और जिसके बाद वो उस चाकू के घाव में हाथ डाल देता है, जिससे कि यहाँ पे काफी सारा खून निकलने लग जाता है और वो बहुत बुरी तरह से चिल्लाता भी है। और ये वही चीज होती है जो कि ओकाबे ने सुनी होती है। ये यहाँ पे भी कंडीशन पूरी हो चुकी है। यहाँ पे काफी खून हो चुका होता है कुरिसु के बॉडी के आसपास और सुजुहा इधर ओकाबे के पास आ जाती है और उसको अपने साथ लेके जाने लग जाती है। यहाँ पे ओकाबे की हालत काफी खराब होने लग जाती है और वो सुजुहा से कहता है कि हे एक सेकंड रुको, मेरे को अपने आंखों से देखना है कि पास्ट ओकाबे कुरिसु को बिल्कुल देखे जैसा मैंने देखा था। तभी यहाँ पे पास्ट ओकाबे आता है और वो ये देख के काफी ज्यादा डर जाता है। ओकाबे इधर अपने आप को बेस्ट ऑफ लक कहता है और वो यही कहता है कि दोस्त, आगे आने वाले 3 हफ्ते तुम्हारी जिंदगी के सबसे ज्यादा मुश्किल हफ्ते होने वाले हैं, तो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। तो यार ये काफी ब्यूटीफुल मोमेंट होता है क्योंकि यार वो अपने आप को ही देख रहा होता है इधर और उसको पता होता है कि आगे आने वाले 3 हफ्ते में उसके साथ क्या क्या होने वाला है, कितनी बुरी कंडीशंस होती है, कितना हर्ट होता है ओकाबे। मायरी को बचाने के लिए जो भी उसने किया, बहुत सारी चीजें होती है कि नहीं। यहाँ पे सुजुहा ओकाबे को लेकर टाइम मशीन में आ जाती है और उसके ऊपर गुस्सा करती है कि तुम पागल हो क्या, तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है, कितना खून निकल चुका तुम्हारा, तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाना होगा जल्द से जल्द। यहाँ पे ये लोग फिर से प्रेजेंट में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और टाइम ट्रेवल के दौरान ये दोनों एक दूसरे के मन की बातें सुन पाते हैं और ये काफी अजीब होता है क्योंकि पहले ऐसा नहीं हुआ था। जिसके बाद ओकाबे यहाँ पे सुजुहा से पूछते हैं कि क्या इसका मतलब ये है कि हम स्टाइन्स गेट में पहुंच चुके हैं। तो सुजुहा कहते हैं कि ये तो हमें तब तक नहीं पता चलेगा जब तक हम वापस नहीं पहुंच जाते। अगर तुम्हारी थ्योरी सही है तो वो पेपर प्लेन क्रैश में जल जाएंगे, जिस वजह से टेक कंपनी टाइम मशीन बनाने के पीछे नहीं भागेंगी और एंड में आके वर्ल्ड वॉर 3 टल जाएगी, जिस वजह से मेरा पास में आने का कोई पर्पस नहीं होगा। और यहाँ पे इसी वजह से सुजुहा गायब होने लग जाती है और अंत में वो जाने से पहले ओकाबे को शुक्रिया कहती है हर चीज के लिए और वो यही कहती है कि मैं मिलूंगी तुमसे 7 साल बाद 2017 में फिर से जब वो पैदा होगी। यहाँ पे हमें फिर से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मायरी इधर ओकाबे को हॉस्पिटल में मिलने के लिए जाती है बड़ा सा फ्लावर का बुके लेके, लेकिन यहाँ पे ओकाबे नहीं होता है, वो यहाँ पे छत पे होता है। हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि नाकाबाची की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें वो यही कह रहा होता है कि मेरे पास पेपर्स थे लेकिन वो प्लेन क्रैश में जल चुके हैं, मैं क्या करूं, मेरे पास सच में टाइम मशीन के पेपर थे। लेकिन यहाँ पे कोई भी उसकी बात पे यकीन नहीं करता और साथ ही साथ रशियन अथॉरिटीज उसको अरेस्ट कर लेती है और सहन को भी मिटा दिया जाता है। यहाँ पे मायरी ओकाबे को ढूंढने के लिए बाहर निकलती है। वो यहाँ पे श्राइन में जाती है जहाँ पे उसको रूका मिलती है, जिसको ओकाबे ने लैब मेंबर का बैच भी दिया होता है। उसके बाद वो मिस्टर ब्राउन के पास जाती है जहाँ पे दोनों जगह उसे फेरिस मिलती है और मिस्टर ब्राउन के पास मोएका मिलती है। अब क्योंकि पहले सुजुहा मिस्टर ब्राउन के पास जॉब किया करती थी, लेकिन अब इस वर्ल्ड लाइन में मोएका का राउंडर्स के साथ कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वो यहाँ पे सुजुहा की जॉब कर रही होती है और उसको भी ओकाबे ने पिन दी होती है। मायरी यहाँ पे लैब में जाती है जहाँ पे उसे डारो मिलता है और यहाँ पे टेबल पे इन लोगों के बैचेस भी रखे होते हैं। मायरी जब इन बैच को देखती है तो इस पे OSHMKUFA लिखा होता है, जो कि अब तक के सारे लैब मेंबर्स के नाम के इनिशियल्स हैं। डारो बताता है कि ओकाबे ने सुजुहा के लिए भी एक बैच बॉक्स में बंद करके रखा है, उसे पता है कि 7 साल बाद वो आएगी और उसको वो बैच देगा। भले डारो को इस बात पे भरोसा नहीं होता, लेकिन ओकाबे कहता है कि तुम्हारी वजह से वो मेंबर आएगा, ठीक है, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। मायरी यहाँ पे ये सुन के काफी एक्साइटेड हो जाती है कि कैसे फ्यूचर में भी एक मेंबर है जो कि हमारे लैब को ज्वाइन करेगा और ये चीजें काफी इंटरेस्टिंग होगी। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ओकाबे साइड वॉक पे खड़ा होता है और वो यही सोचता है कि कुरिसु अभी अमेरिका में क्या कर रही होगी। अब कुरिसु के पास बाकी वर्ल्ड लाइंस की तो मेमोरीज नहीं है, तो हो सकता है कि वो अपने पिता के साथ सारी चीजें सुलझा ले और उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए। ओकाबे के लिए इतना ही काफी है कि वो जिंदा है और सहन जा चुका है, इससे सबका फायदा होता है। यहाँ पे वो जब आगे बढ़ने लग जाता है तो वो उसी साइंस बिल्डिंग के सामने से निकलता है जो कि अब ठीक हो चुकी होती है और तभी सामने से कुरिसु निकलती है। यहाँ पे हमें बताया जाता है कि कुरिसु भी पूरी जिंदगी भर से ओकाबे को ढूंढने की कोशिश कर रही थी क्योंकि वो उसको थैंक यू कहना चाहती थी कि उस दिन उसने उसकी जान बचाई। जब ये लोग यहाँ पे बात करने के लिए रुकते हैं तो ओकाबे यहाँ पे अपनी जेब में से फोन निकालता है और अपने आप से बात करना शुरू कर देता है और फोन एंड करने से पहले वो यही कहता है एल साई कोंगुरु। जिसके बाद यहाँ पे वो कुरिसु को क्रिस्टीना नाम से बुलाता है और कुरिसु कहती है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि मेरे को क्रिस्टीना मत बोला करो और मैं तुम्हारी कोई असिस्टेंट वगैरह नहीं हूँ। तभी कुरिसु कहते हैं कि ये वो ऐसा क्यों बोली वो, जिससे कि यहाँ पे हमें प्रूव होता है कि उसकी बाकी वर्ल्ड लाइंस की मेमोरीज वापस आ चुकी है और ओकाबे उसको वेलकम बैक करता है और उसे भी अपने लैब मेंबर की एक पेन देता है और ये जताता है कि वो उससे कितना प्यार करता है। तो जैसे कि आपको याद होगा कि एपिसोड 1 में ओकाबे हमसे पूछता है कि क्या आपको लगता है कि यूनिवर्स इन्फिनिट है, तो यहाँ पे ओकाबे फिर से वो लाइन रिपीट करता है और वो यही कहता है कि
मुझे नहीं लगता कि यूनिवर्स इन्फिनिट है, लेकिन पॉसिबिलिटीज इन्फिनिट हो सकती है और वो हमेशा सही चीज करने की कोशिश करेगा जैसे उसने अभी तक किया है। लगता है यही स्टाइन्स गेट की असली चाहत है। तो दोस्तों ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है और 24 एपिसोड के एनिमे थी। अभी 25th एपिसोड तुम उसे ओवर मान के देख सकते हो, मैं कवर कर दूंगा। मुझे पता है काफी दिनों बाद लाया हुआ है, लेकिन वन पंच मैन की वजह से मैं ये एनिमे कवर नहीं कर पाता। आई एम सॉरी, बट काइंड ऑफ खत्म हो चुकी है अब। ठीक है, जो लोग यहाँ पे अल्टीमेटम का वेट कर रहे हैं, मुझे पता है यार काफी खतरनाक मोड पे मैंने वो स्टोरी छोड़ रखी है, बट हाँ उसकी भी वीडियो आएगी, जल्दी से लाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो यार इस वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो अगर अभी तक तुम्हारे दोस्तों ने स्टाइन्स गेट नहीं देखी या फिर वो ड्रामा कर रहे हैं ये कि काफी बोरिंग है और हमें समझ नहीं आती, तो ये सीरीज आप उनके साथ शेयर कर सकते हो। काइंड ऑफ खत्म ही हो गई अब तो, है कि नहीं। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।